टाउनशिप के रिहायशी जावेद इकबाल हैं, जो कि ये भी जाली डॉक्टर की वजह से इस वक्त बहुत तकलीफ़ और ज़हनी अजियत में मुब्तला है। इन्हीं से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कि किस तरह से ये जाली डॉक्टर के पास पहुँचे और कौन सी उन्होंने दवाई दी जिसकी वजह से इनकी बॉडी में ख़ास तौर पर दर्द भी होती है और हड्डियाँ भी दुखती रहती है और बुखार भी रहता है। जावेद इकबाल साहब, किस तरह आपको वो डॉक्टर मिल गया? क्या आपके घर के पास था या उसकी फ़ीस कम थी? जी मैडम, वो मेरी शॉप के पास ही थे डॉक्टर, तो मैं पहले भी उनसे दवाई लेता रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने जब ली है तो उन्होंने मुझे बुखार था, इंजेक्शन लगाए हैं और 4 इंजेक्शन लगाए हैं और चारों इंजेक्शन जो है रिएक्शन कर गए। और उसके बाद वो मेरे जिस्म में पीप जो इंजेक्शन लगे थे वहाँ पे पीप पड़नी शुरू हो गई और पेन बहुत ज़्यादा, बुखार जो है वो बहुत तेज़ हो गया। तो जब मैं इनके पास दोबारा गया हूँ तो इन्होंने ट्रीटमेंट से मुझे इनकार कर दिया है, जी मैं आपकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, तो आप किसी अस्पताल में जाएँ। तो फिर मैडम मैं अस्पताल में जाता रहा, वहाँ से मेडिसिन वगैरह ली, तो उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने पूछा भी क्या इशू है, तो वो कह रहे कि आपको जो इंजेक्शन लगे हैं ना वो रिएक्शन कर गए, तो वो एक्सपायर इंजेक्शन थे, तो आपने जिस डॉक्टर से लगाए आप उनके पास जाएँ। मैं फिर इनके पास आया, आगे से इन्होंने फिर मेडिसिन से इनकार कर दिया, जी मैं आपकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। और जब मैं इनको कहा कि आपने जो इंजेक्शन लगाए वो मुझे लिख के दें, तो ये लिख के देने को भी तैयार नहीं थे। तो ये बेसिकली बाद में मुझे पता चला कि ये डॉक्टर ने MBBS डॉक्टर नहीं है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर है और ये मेडिसिन एलोपैथिक दे रहे हैं। और जो इंजेक्शन है ये खुद ही इंजेक्शन पुराने लेके लगाते हैं और इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस दौरान फिर मैं जनरल अस्पताल चला गया, वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट वगैरह अपनी करवाई। फिर महकमे को भी मैंने एप्लीकेशन काफ़ी दी, लेकिन मेरे 4 साल हो गए हैं, 4 साल में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इवन कि अभी तक वो जो डॉक्टर है वो वही काम कर रहा है और मेडिसिन जो है वो 2 नंबर ही दे रहा है। वो होम्योपैथिक है, महकमे ने उसे सील भी किया, लेकिन जब वो सील करने आते हैं उससे पहले उसको खबर हो जाती है और वो 9-2-11 हो जाता है और सामान अपना चेंज कर लेता है। अभी भी वो तीसरी शॉप पे बैठा हुआ है, लेकिन वो उनका यही मौक़िफ़ होता है कि ये मेडिसिन मैंने दी ही नहीं है। और अभी इस वक्त भी वो टाउनशिप में काम कर रहे हैं और महकमे ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिया और बस ये कार्रवाई हो रही है। ये 2020 की बात है, 2021 में मैंने केस अप्रूवल किया है, अभी तक सुनवाई हो रही है। साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मुझे बुलवा लेते हैं, उसके बाद उनको बुलवा लेते हैं, वो कह देते हैं जी ये वीडियो मेरी नहीं है। मैंने इवन के वीडियो भी उनको दी हैं, तस्वीरें भी मेरे पास मौजूद है इंजेक्शन लगाते हुए की, मेडिसिन देते हुए की, लेकिन उसके बावजूद भी वो यही कहते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये मैं नहीं दे रहा, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। अभी भी वो ऑन ड्यूटी काम कर रहा है। अच्छा जावेद साहब, ये बताइए कि आप जब गए हैं, पहले तो आपने जैसे खुद बता दिया कि आपके दुकान के पास था जी, क्या आपको किसी ने रेफ़र किया था कि ये अच्छा डॉक्टर है इसके पास चले जाएं, और क्या आपके घर के पास होने की वजह से चले गए या उसकी फ़ीस कम थी? आप गए ही कैसे? मैडम एक दोस्त के कहने पे मैं पहले भी उनसे दवाई लेता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये होम्योपैथिक है या एलोपैथिक है। वो तो जब ये मुझे इशू हुआ है, मामला बना है, फिर पता चला है कि ये डॉक्टर होम्योपैथिक है। ये तो इंजेक्शन लगा ही नहीं सकते, लेकिन ये साथ इंजेक्शन भी लगाते हैं, उसके बाद मेडिसिन देते हैं, बाद में ये अपने हाथ की दवाइयाँ जो है वो लिख के देते हैं क्योंकि होम्योपैथिक जो है वो तो अपने पास से सिर्फ मीठी दवाई देते हैं, तो वो एलोपैथिक जो है वो नहीं दे सकते, लेकिन ये तो टोटल सारे काम कर रहा है। और जब भी इसकी दुकान पे रेट होती है ये साइड पे हो जाते हैं। अच्छा जावेद साहब, ये बताइए कि आपने इसको फीस कितनी दी? और होम्यो के तो वो कतरे बना के देते हैं या छोटी छोटी टैबलेट्स ही दे देते हैं, तो क्या आपको होम्यो की जगह पे एलोपैथी दवाई देते थे? जी मैडम, ये मुझे एलोपैथिक दवाई देते रहे हैं और ये 400 रुपये मुझसे फ़ीस लेते रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने 4 दिन मैंने इनसे मुसलसल दवाई ली है, बुखार में इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए हैं, वो फिर रिएक्शन कर गए। उसके बाद फिर इनके और एक दोस्त डॉक्टर है, फिर मैं उनके पास चला गया, वो मेरी ट्रीटमेंट करते रहे हैं। जब उनसे भी नहीं समझ में आया फिर मैं जनरल अस्पताल गया, जनरल अस्पताल से फिर मैंने अपनी सारी रिपोर्ट वगैरह करवाई हैं, मुझे फिर उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। उसके बाद जाके ना अभी भी पोजीशन ये है कि मेरे जिस्म पे दाने निकलते हैं और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, और इसी की वजह से, नहीं तो अभी तक ये मसला मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। जावेद साहब, आपने जाने से पहले चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि वाकई में ये MBBS डॉक्टर है या अताई है? मैडम मुझे इस बात का नहीं पता था, क्योंकि मैं इनसे तकरीबन 1.5 साल पहले से भी दवाई ले रहा था, लेकिन फ़र्क पड़ जाता। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने इंजेक्शन लगाए हैं, वो जब मैं अस्पताल गया उन्होंने कहा कि ये इंजेक्शन जो लगे हैं ये एक्सपायर इंजेक्शन थे और ये मुझे लिख के भी नहीं दे रहे। अच्छा, अगर आपको जावेद इकबाल साहब, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी तो जा सकते थे ना। आपने 400 रुपये की फ़ीस के साथ एक ऐसे डॉक्टर के पास जो डॉक्टर भी नहीं है उसके पास जाना क्यों गवारा किया? मैडम मसला ये था कि मेरी शॉप के पास थे ये, मैं पहले भी इन्हीं से दवाई लेता रहा, लेकिन मुझे ये कतन नहीं मेरे इल्म में था कि ये होम्योपैथ हैं या MBBS है। मैं तो यही पहले भी खांसी बुखार वगैरह होता था तो ठीक हो जाता थे, लेकिन इस दफ़ा तो इन्होंने अखीर कर दी। 4 साल हो गए, मेरी तबीयत इस वक्त बहुत ज़्यादा यानी ख़राब है और ये जो है अभी तक वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं कि इनकी ट्रीटमेंट मैंने की है।
हालांकि मैंने महल्ले से गवाह सारा कुछ, थाने भी केस हुआ है, महकमे में भी आए हैं, बयानी हल्फी लगे हुए हैं, मैंने सारे इनको रिक्वायरमेंट दिए हैं, वीडियोज़ दिए हैं और तस्वीरें मैडम को दी हैं, मैंने सारा रिकॉर्ड दिया है इनको, अभी तक रिकॉर्ड मेरे पास भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद ये मानने को ही तैयार नहीं होते, ये कहते हैं जी मैं हूँ ही नहीं, ये झूठा हलफ देने को तैयार हो जाते हैं। आप बताएं कि 4 साल से आपका केस चल रहा है, तो क्या वजह बनती है कि ऐसे जाली डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? क्या ये महकमे के लोगों को पैसे दे देते हैं या इनके लोग ही बीच में शामिल होते हैं जो इनको बचा लेते हैं? मैडम महकमे के कुछ लोग हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं और जब रेट होनी होती है वो कुछ टाइम पहले इनको बता देते हैं। और वो 1-2 बंदे हैं, मैंने तो पहले भी मैडम को कहा था कि आपके दफ्तर से ही हैं, और कुछ कागज़ ऐसे हैं कि जब मुझे नोटिस जाते हैं ये नोटिस आगे पीछे करवा देते। मेरे पास नोटिस पहुंचता ही नहीं है, मुझे तो उस वक्त पता चलता है कि आज आपकी डेट है और 1 घंटा पहले मुझे कॉल हो जाती है। अभी भी मैडम ये है कि जनवरी को मुझे तो बोर्ड में बुलवाया गया है, मैं आया हूँ, सारा इंटरव्यू हुआ है, मैंने फ्रेश वीडियो दी है। जनवरी को 26 जनवरी को इन्होंने मुझे बुलवाया है, तो 25 को मैंने उसकी वीडियो बनाई है और जो वीडियो वो लाके उसको दिखाई है, मैंने मैडम को, बोर्ड को दिखाई है कि आप वीडियो देखें, वीडियो में यही बंदा है। और इत्तेफाक से देखें कि वो मुनर्रफ हो गया, वो कसम उठाने को तैयार हो गया, कि वो वुजू करने को तैयार हो गया। मैं वुजू कुरान पे हलफ देता हूँ कि मैं हूँ ही नहीं। जब जाते हैं खर्चा पानी लेके साइड पे हो जाते हैं, वहाँ पे 1-2 और डॉक्टर जो उनके साथ मिले हुए हैं, और जब रेट होती है उनके कोई करिंदे इधर दफ्तर में हैं, वो मुझे मैसेज इन्होंने जो भेजे हैं वो आपको चेक करवा देता हूँ, उन पर कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे केस का क्या बना है या क्या नहीं बना। 4 साल से बहरहाल मैं जलीलो ख्वार हो रहा हूँ, मुझे कोई इंसाफ की तवक्को नज़र नहीं आ रही। होम्योपैथी डॉक्टर से मुतासरा जो फैमिली थी उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने नाम दिया मोहम्मद शफीक का। मोहम्मद शफीक से भी जब बात करने की कोशिश की तो पहले तो मोहम्मद शफीक ने जो हमें बताया उसके कहने के मुताबिक उसको भी झूठे इल्ज़ाम में जो है फंसाया गया है, और इसी तरह से हेल्थ केयर कमीशन के अंदर जो है ये केस भी चला और इस पर झूठा इल्ज़ाम सच साबित करने की कोशिश की गई। अभी ये केस जो है अदालत में जा चुका है और मोहम्मद शफीक ने इस हवाले से बात करने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि उनके वकील ने कहा है कि जब केस हमारा कोर्ट में चल रहा है तो इस पर मज़ीद वो कोई किसी से बात नहीं करेंगे। मुतासरा शख्स की निशानदही पर जियो न्यूज़ की टीम ने मुबैना डॉक्टर से रब्ता किया ताकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने ला सके, लेकिन इन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया। हम एक बार फिर दोहराते चलें कि अगर वो चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म पर रब्ता करके अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं हुकूमती इक़दामात की। पंजाब हेल्थ कमीशन हुकूमत पंजाब की जानिब से 2010 में कायम किया गया था, जिसका मकसद ये था कि गलत डॉक्टर के इंजेक्शंस या अतायत की वजह से जिन लोगों की जानें चली जाती हैं उनको इंसाफ मिल सके और मुल्जिमान के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। 2010 से लेकर अब तक गुज़श्ता 14 बरसों में कितने जाली डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है और पंजाब हेल्थ कमीशन किस तरह काम करता है, चलते हैं उम्मे फरवा की जानिब। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन 2010 में बनाया गया। पंजाब हुकूमत ने इसलिए बनाया था कि गलत डॉक्टर के इंजेक्शन की वजह से, अतायत की वजह से जो लोगों की जानें चली जाती हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सके। 2010 से लेकर अब तक कितने लोगों के ख़िलाफ़ जो ख़ास तौर पे जिन्होंने अताई क्लिनिक खोले हुए हैं और लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो चुका है। इस हवाले से जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के CEO हैं डॉक्टर साकिब अजीज़, उनसे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो एक सर्वे हुआ है, सर्वे के अंदर ये बात सामने आई है कि पंजाब और लाहौर में स्पेशली लोग ज़्यादातर ऐसी जगहों पे क्लिनिक खोलते हैं, अताई जो हैं वो ऐसी जगहों पे क्लिनिक खोलते हैं जो मजदूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, जिनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं और बीमार होने की सूरत में वो डॉक्टर की भारी भरकम फीसें नहीं दे सकते, इसलिए वो 100 रुपये के बदले में दवाई भी ले लेते हैं और इंजेक्शन भी उन्हें लग जाता है। और यही वजह बनती है कि जो अतायत जो है लाहौर में भी और पूरे पंजाब में बहुत तेज़ी के साथ फैली भी हुई है। मज़ीद जो तफसीलात है इस हवाले से डॉक्टर साकिब अजीज़ हैं, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, 2010 से लेकर अब तक आपने कितने ऐसे अताइयों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है, कितने जुर्माने किए हैं, कितने बंद किए हैं? अच्छा, पहले तो मैं, आप जब इंट्रोडक्शन दे रही थी तो मैं ये बता दूं कि जो हेल्थ केयर कमीशन है इसके 2-3 बुनियादी मकसद हैं जो हमारा मैंडेट है। एक तो ये था, सबसे जो बुनियादी है वो तो है कि ब्रिंग क्वालिटी इन हेल्थ केयर सर्विस, जो कि हम हॉस्पिटल्स की जो रेगुलेशन है उनकी लाइसेंसिंग करते हैं और क्वालिटी इंश्योर करते हैं, वो बुनियादी मकसद है। कंप्लेंट मैनेजमेंट, जो केसेस मेडिकल नेग्लिजेंस के आते हैं उनको हम सुनते हैं, और साथ ही साथ ये अतायत का जो कंट्रोल है इसके, ये भी हमारा एक मैंडेट है। तो जब से ये हेल्थ केयर कमीशन बना है, हमने इसका सेंसस करवाया था 2015-16 में, तो उसमें सेंसस में पता चला कि तकरीबन 63,000 अताई मुख्तलिफ़ ज़िलों में मौजूद हैं,
उसका डाटा हमारे पास मौजूद है। उन अदाइयों के ख़िलाफ़ हमने अब तक, क्योंकि जब हमारी टीम जाती है तो कई दफ़ा बंद भी होते हैं, तो 2 लाख से ज़्यादा, यानी ये जो मैं डाटा आपसे शेयर कर रहा हूँ ये वेरीफाइएबल है और इसका एक डाटा जो है वो मौजूद है हमारे पास। तो 2 लाख से ज़्यादा विज़िट्स हमने किए हैं इन अदाइयों के ख़िलाफ़ और 53,000 के करीब जो है हमने इनको सील किया है और तकरीबन 15-16 हज़ार ऐसे हैं जो कि हमारी वजह से उन्होंने वो कारोबार छोड़ दिया और किसी और कारोबार में वो चले गए हैं। लेकिन इशू ये है कि इतनी कोशिश के बावजूद अतायत जो है वो, हमें ये दावा नहीं कर सकता कि अतायत जो है वो टोटल ख़त्म हो चुकी है। ये तकरीबन इसका जो इंसिडेंस है वो वैसा ही है जैसे कि पहले था। उसकी वजह जो है वो फिर बेशुमार वजूहात हैं उसकी, क्योंकि ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फैसेटेड। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर जो है वो एक रजिस्टर्ड है PMDC से, उसका एक नंबर है, उसकी एक शनाख्त है और उसको जब हम मेडिकल नेग्लिजेंस पे अगर हम उसको चेक करते हैं तो वो कहीं पे गायब नहीं हो सकते जो डॉक्टर हजरात हैं। ये अताई जो हैं इनको मैं फेसलेस पीपल कहता हूँ, जिनका कोई अता पता नहीं है, इनका कोई, हम एक को आज पकड़ते हैं, उसको जुर्माना करते हैं और कल वो जाके दूसरी गली में जाके किसी नए नाम के साथ वो अपनी क्लिनिक या जो भी है वो खोल लेता है उसको जो है। इसमें जैसे आपने ख़ुद कहा कि जो इसमें जो अवामिल हैं कार फरमा, उसमें सोशो इकनॉमिक रीज़न सबसे बड़ा है कि लोग जो हैं गुर्बत की वजह से वो फ़ीसें नहीं दे सकते और हमारा सर्वे भी ये कहता है। दूसरी बड़ी वजह जो है वो है एक्सेस, यानी डॉक्टर का या सरकारी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल BHO का करीब ना होना, और ये क्योंकि 24 घंटे की सर्विस है, आप रात को भी इसको बुलाएंगे तो ये मोटरसाइकिल पे आपके घर आ जाएगा और सर्विस देगा आपको, और ये टीका भी लगाएगा, आपको दवाइयाँ भी देगा और बहुत कम चार्ज करेगा। तीसरी जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि ये एक इसकी एक्सेप्टेंस है सोसाइटी के अंदर। हमारी जब टीमें वहाँ जाती हैं, आप यकीन करें कि तकरीबन हर जगह पे लोग जो हैं इनको प्रोटेक्ट करते हैं और रजिस्ट करते हैं हमारे साथ, क्योंकि कल्चरली अगर आप 100 साल का अगर आप स्टडी करें अपनी जो हमारा लिटरेचर है उसमें इनका आपको जिक्र आएगा कि जो मिसाल के तौर पे नाई का लफ्ज़ आता है, जो देगें भी पकाता है, जो बच्चों की सर्कमसिजन भी करता है, और ये इस किस्म की चीज़ें जो है ना ये हमारे कल्चर में भी कहीं ना कहीं से आ गई हुई हैं। और लोगों की जो एजुकेशन का जो वो है नहीं है और उनकी अवेयरनेस नहीं है, ये वो सारे अवामिल हैं मिलके, और आबादी का जो बेतहाशा फैलाव हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, तो ये वो अवामिल हैं जिसको कि हमारी इतनी कोशिश के बावजूद भी अतायत जो है वो मौजूद है किसी न किसी शक्ल के अंदर जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपके पास केस आता है, अताई से कोई मुतासरा शख्स आता है, तो आप लोग कितने महीने में वो केस सुनने के बाद उसको इंसाफ देते हैं और क्या क्या एक्शन जो है वो लेते हैं? और कभी ऐसा भी होता है कि जब आपके पास कोई केस आ गया, आपने उसको पनिश कर दिया, सील कर दिया, तो वो कहीं और जाके अपील करके अपनी सज़ा भी कम करवा लेते हैं और सील को ख़त्म भी करवा लेते हैं, ऐसा होता है? जी, जो ये 2 चीज़ें हैं। जो हमारे पास कंप्लेंट आती है, अगर फ़र्ज़ करें जो अताई जो इंसान है उससे वो मुतासिर हुआ है, तो कंप्लेंट का डिपार्टमेंट हमारा जो है वो अलहदा है, जहाँ पे हम क़ज़ाई जुडिशल पावर्स हमारे पास हैं और उसको हम करके तो फ़ैसला करते हैं, हमारा बोर्ड उसका फ़ैसला करता है। ज़्यादातर अताई के बारे में मैं बात करूँगा, ये वो हैं कि जो हमें एप्लीकेशंस आती हैं या हमारा जो डाटा है हम वहाँ पे जाते हैं, जाके उसको चेक करते हैं, और अगर वो नॉन क्वालिफाइड है, अताई है, तो फिर हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं। हमारे सामने एक और मजबूरी जो है वो जो आपने जिसका जिक्र किया कि हम जब उसको समात करके उसको फ़ाइन करते हैं, हमारे लॉ में भी थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि एरियाज़ कुछ ऐसे हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम मैक्सिमम फ़ाइन जो कर सकते हैं वो 5 लाख, इससे ज़्यादा बड़ा हम फ़ाइन कर नहीं सकते। तो अगर हम किसी अताई को जिसने किसी की अगर जान भी ली है या कोई है, तो मैक्सिमम फ़ाइन भी अगर हम करें तो फिर वो अदालतों में जाके तो वो कुछ ना कुछ रिड्यूस करवा लेते हैं। अभी एक ही केस आज मेरे पास था जिसमें हमने उसको 2 लाख फ़ाइन किया हुआ है, तो वो रिड्यूस होकर तो 50,000 हो गया सिर्फ। डॉक्टर साहब, ऐसे अताई भी अब सामने आ गए हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं कि उन लोगों ने जो अपने क्लिनिक खोले हुए वहाँ पे किसी डॉक्टर का लाइसेंस
जो होता है ना वो डिस्प्ले किया होता है और वो यही कहते हैं कि जी हम डॉक्टर हैं और ये लाइसेंस भी हमारे पास है और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के कितने केसेस आपके पास अब तक आ चुके हैं? तो इन लोग जो डॉक्टर्स बने होते हैं, सो कॉल्ड डॉक्टर, यानी अताई ही होते हैं, और वो डॉक्टर्स जो अपने लाइसेंस इनको दे देते हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है? क्या आप PMDC को रिक्वेस्ट करके उनके जो होते हैं लाइसेंस उनको मनसूख करवाते हैं आप? ये जो केस इस तरह का हमारे पास आते हैं, मैं एग्जैक्ट नंबर आपको इस वक्त शायद ना बता सकूं, लेकिन अक्सर हमारे पास इस तरह के केस आ जाते हैं। उसमें हम पहले तो अपनी तसल्ली करते हैं कि क्या वाकई ये डॉक्टर साहब यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं कि नहीं करते, और जब हमें ये कंफर्म हो जाए, हम इसको वेरीफाई करवा लें कि ये सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर हम उसके ख़िलाफ़ केस करते हैं और उनका जो भी डॉक्टर हैं, ये जो भी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है, जिसमें अगर फ़र्ज़ करें कि वो पब्लिक सेक्टर के हैं, गवर्नमेंट के हैं, तो हम उनके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंट में लिख देते हैं, और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में हैं तो फिर उनका केस जो है वो PMDC में भी हम भिजवाते हैं। लेकिन वो फिर PMDC की अपनी जुरिस्डिक्शन है कि वो क्या एक्शन उनके ख़िलाफ़ ले या ना ले। आम शहरी कैसे जान सकता है कि वो एक वाकई में डॉक्टर के पास जा रहा है या अताई के पास जा रहा है? वो किस तरह जाने ताकि वो अताई से हाथों जो है ज़ाहिर है ख़राब ना हो उसका केस, या वो उससे बच सकता है? वो कौन से तरीके हैं, जांचने का तरीका बताएं। जांचने का तरीका तो एक ही है कि इंसान में या हमारी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसमें इतनी एजुकेशन हो, इतनी अवेयरनेस हो कि उसको पता हो कि अताई क्या चीज़ है और इसके पास जाने से मुझे क्या दुश्वारी और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बुनियादी तौर पर तो ये एक अवेयरनेस और एजुकेशन का फुकदान है हमारे। उसमें हमने जो अभी एक नया सिलसिला किया है वो ये है कि हमने एक मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर एक सिलेबस के लिए एक मजमून बनाया है अताइयत के ख़िलाफ़, और वो हमारा टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ हमने उनको भेजा है, और मुझे उम्मीद है कि वो नेक्स्ट सेशन में मैट्रिक या FSC के लेवल पर आएगा।